नमस्कार बच्चों। और आज हम आपको अपने वीकली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त का पार्ट 2 पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा बच्चों वो होगा विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट डे। ये जो होता है बच्चों वो 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और सेलिब्रेट इसमें जो किया जाता है वो लोगों के जीवन को बचाने के लिए, उनकी मृत्यु के पश्चात अपने जो स्वस्थ एवं कीमती अंग जो होते हैं, हमारे जो स्वस्थ एवं कीमती जो अंग होते हैं, उन कीमती अंग को मृत्यु पश्चात डोनेट के लिए जागरूक किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। और ये 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो भाई जब तुम लोगों के जीवन को बचाना चाहते हो तो मृत्यु के पश्चात अपने स्वस्थ एवं कीमती जो अंग है उनको दान करिए। इसी में अगर हम भारतीय अंगदान दिवस, ये तो वर्ल्ड है, वही में इंडियन या भारतीय अंगदान दिवस की बात करूं तो दोस्तों ये 27 नवंबर को मनाया जाता है। ये दोनों के बीच का अंतर आप जरूर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां तुम्हें फंसा देगा, पूछ लेगा भारतीय को, और दे रखी होगी उसमें डेट विश्व वाले की। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अरुणोदय योजना है। अरुणोदय योजना, ये अरुणोदय योजना चलाई है वो बच्चों आसाम सरकार ने चलाई है। किसने चलाई है? आसाम सरकार ने। असम भारत का पूर्वोत्तर राज्य पड़ता है, जो 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। और असम सरकार ने प्रत्येक विधानसभा में, इसकी जो प्रत्येक विधानसभा होगी उस प्रत्येक विधानसभा में वो लगभग 15 से 17 लाख लोगों को इसमें क्या करेगी? लाभान्वित करेगी। लक्ष्य रखा है, लाख की जगह 1000 कर लेने, 17,000 लोगों को क्या करेगी? लाभान्वित करेगी। इसमें यह देखा जा रहा है कि ऑल ओवर की अगर बात करें तो 17 लाख लोगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, फाइनेंशियल एड दी जाएगी। इसका मतलब ये है इसमें क्या दिया जाएगा? तो इसमें डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन्हें खरीदने के लिए पात्र लाभार्थी हैं, डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के थ्रू जो कीमती चीजें हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, तो इसमें पात्र लाभार्थी को 830 रुपए प्रति माह, कीमती शब्द लगाओ या मत लगाओ लेकिन आवश्यक शब्द जरूर लगाना है। जो लाभार्थी होगा उसको इस योजना के तहत 830 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसमें जो असम सरकार है वो 210 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करेगी। तो ये थी, इसमें ये माना जा रहा है कि असम में यह अब तक की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है। इससे पहले डीबीटी के थ्रू इतना पैसा किसी भी योजना के तहत असम सरकार ने खर्च नहीं किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस जो गया है, 74वां स्वतंत्रता दिवस, उसके अवसर पर एक क्लब लॉन्च किया है जिसका नाम है फिट इंडिया यूथ क्लब। तो एक क्लब लॉन्च किया है जिसका नाम है फिट इंडिया यूथ क्लब। किस मौके पे? 15 अगस्त 2020, मतलब स्वतंत्रता, ये भारत का स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये क्लब जो है वो किसके लिए किया गया है? तो इसमें फिटनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि फिटनेस जो है, फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता देने के लिए क्या फैलाई जाएगी? जागरूकता फैलाई जाएगी। और ये माना जा रहा है कि ये जो फिट इंडिया यूथ क्लब है ये एक देशव्यापी पहल होगी।
जो केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री द्वारा इनिशिएट किया गया है। आपको यह बताना है कि वर्तमान में केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री कौन है, और हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप ये लिखकर हमें बताओगे। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें डेली लगभग आधा घंटा से 1 घंटा के करीब, 30 मिनट से 60 मिनट के करीब पर डे, प्रतिदिन डेली 30 मिनट से लेकर के और 60 मिनट तक वर्कआउट किया जाएगा, मतलब दैनिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह माना जाता है कि ये जो यूथ क्लब है वो पीएम द्वारा परिकलित जो फिट इंडिया मूवमेंट था, पीएम द्वारा परिकलित फिट इंडिया जो मूवमेंट था, ये उसका क्या है, पार्ट है। जो पीएम ने फिट इंडिया मूवमेंट निकाला था उसका क्या है, पार्ट था। फिट इंडिया मूवमेंट में जो शामिल थे वो नेहरू युवा केंद्र संगठन था, नेहरू युवा केंद्र संगठन शामिल था। राष्ट्रीय सेवा योजना के 75 लाख स्वयंसेवक थे। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के लगभग 75 लाख स्वयंसेवक, 75 लाख स्वयंसेवक इसमें शामिल थे फिट इंडिया मूवमेंट में पीएम का सपोर्ट करने के लिए। फिर स्काउट एवं गाइड्स वाले थे, स्काउट्स एवं गाइड्स वाले थे। नेशनल क्रेडिट कोर थे, एनसीसी वाले भी इसमें शामिल थे, और कुछ अन्य संगठन शामिल थे। किसमें, फिट इंडिया मूवमेंट में। उसी का पार्ट है फिट इंडिया यूथ क्लब। इसमें क्या करेंगे कि जो देश के प्रत्येक जिले में फिट इंडिया यूथ क्लब में पंजीकरण के लिए ये लोग जाएंगे। प्रत्येक जिले में पर डिस्ट्रिक्ट में ये लोग किसके लिए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन इस क्लब में कौन कौन मतलब शामिल है और जो अपने फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। ये माना, इसके लिए ये बोला गया है कि ये 15 अगस्त 2020 को शुरू होगा। ये जो प्रारंभ होगा वो 15 अगस्त 2020 को होगा, और ये खत्म होगा, क्लोज जो होगा वो होगा 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2020 को ये समापन होगा। और ये माना जा रहा है कि यह जो क्लब है वो प्रत्येक तिमाही में एक सामुदायिक फिटनेस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्कूल एवं स्थानीय निकायों को संगठित करेगा। मतलब पर तिमाही में जो सामुदायिक कार्यक्रम के तहत जो विभिन्न प्रकार के स्कूल और जो लोकल बॉडी हैं उनको एकत्रित करेगा। तो ये था फिट इंडिया यूथ क्लब। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश जो होता है वो सबको पता है कि जो विद्युत संयंत्र होते हैं, चिमनी वाले भट्टे होते हैं, या जो अन्य औद्योगिक इकाइयां होती हैं उनसे निकलने वाली एक राख होती है, फ्लाई ऐश जो होती है। इसमें सिलिका की और कैल्शियम ऑक्साइड की और कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। अधिकांशतः फ्लाई ऐश में सिलिका और कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। अभी क्या हुआ है कि जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है, जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नेशनल थर्मल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने क्या किया है, फ्लाई ऐश का जो उपयोग बढ़ रहा है, फ्लाई ऐश का उपयोग बढ़ रहा है, फ्लाई ऐश का क्या बढ़ रहा है, उपयोग बढ़ रहा है। तो इस उपयोग को जो रेहंद विद्युत परियोजना है जो यूपी में है, रेहंद विद्युत परियोजना, रेहंद विद्युत परियोजना कहां पे है, ये यूपी में है। इसमें एक बुनियादी ढांचा तैयार किया है, बुनियादी
जो ढांचा है वो तैयार किया है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने, उस बुनियादी ढांचे का विकास किया है। अब उसका क्या काम होगा, इस बुनियादी जो ढांचा बनाया गया है तो ये इसका ये काम होगा कि बहुत कम लागत पर ये जो ढांचा सिस्टम बनाया जाएगा ये क्या करेगा, बहुत कम लेस कॉस्ट पर, बहुत कम लागत पर जो सीमेंट कारखाने या फैक्ट्रियां हैं उनमें फ्लाई ऐश को पहुंचाएगा, या ईंट बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें बहुत कम लागत में फ्लाई ऐश को क्या करेगा, थोक में फ्लाई ऐश को पहुंचाने का काम करेगा, जो सीमेंट के प्लांट हैं उनमें। अब ये पूछे कि ये रियल में होता क्या है, फ्लाई ऐश आपसे पूछे ये फ्लाई ऐश होता क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कई पदार्थ जैसे कोयला है आदि के जलने से प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश जो है वो कोयला आदि के जलने पर उत्पन्न होता है, और कोयला आदि के जलने पर, ये पूछे क्या है तो आप जवाब कोयला आदि के जलने पर प्राप्त महीन कण, बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं उन्हीं को हम फ्लाई ऐश कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, वातावरण में जो गैस ऊपर जाती हैं, उन्हीं के साथ क्या होते हैं, ऊपर उठना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें उन गैसों के साथ ऊपर उठने की प्रवृत्ति होती है, और जो ऊपर नहीं उठते, जो वहीं रह जाते हैं, उन्हें पैंदी वाली राख कहते हैं। पैंदी वाली राख, ध्यान रखना, जो पार्टिकल्स ऊपर की ओर मूव नहीं कर पाते उनको पैंदी वाली राख कहते हैं। इनको इकट्ठा कैसे किया जाता है, जब वहां पहुंचाएंगे भाई, ये कहेंगे भाई प्लांटों में कैसे, तो चिमनियों के माध्यम से इनको क्या किया जाता है, चिमनियों के माध्यम से इनको ग्रहण किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो हमारा ये फ्लाई ऐश आपको ये चर्चा में भी रहा था कई बार, ये बाहर जो इसका बाहर भी निर्यात करता है, इस चीज को ध्यान रखना, तो तब भी चर्चा में रहा था। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसमें रेहंद परियोजना आई थी, तो ये रेहंद विद्युत परियोजना क्या है इसे भी देख लेते हैं। तो जो रेहंद परियोजना है, रेहंद परियोजना, तो आप बताओगे कि ये सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मतलब कोयला से यहाँ क्या बनती है, बिजली बनती है। रेहंद, ये रेहंद नदी है, रेहंद नदी पे ये बना हुआ है, एनटीपीसी का है, ध्यान रखना, ये एनटीपीसी के कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में से एक है। ये किसका है, जो एनटीपीसी के कोयला आधारित जो विद्युत संयंत्र हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। अगर आपसे बात करें ये लोकेशन की, इसकी लोकेशन कहाँ है, सबको पता है इसकी लोकेशन, ये स्टेट यूपी में जिला सोनभद्र, कहाँ, स्टेट यूपी में जिला सोनभद्र, और रियल स्थान पूछे तो रेडीकोट में, अगर एक लोकल जगह पूछे तो रेडकोट में पड़ता है, जिला सोनभद्र है, ठीक है ना, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड, एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड। मेरा कहने का मतलब वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, या इसे शॉर्ट में लिख सकते हो, इनका पहला शब्द OSOWOG, ये आपको ऐसे भी लिखाएगा, ओसवोग, ठीक है ना, या बोल सकते हो एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड कार्यक्रम। अभी क्या हुआ है कि ये जो है, इसमें क्या था कि जो इच्छुक कंपनियां थी उन्होंने एक प्रस्ताव मांगा था, लेकिन इस प्रस्ताव को क्या कर दिया है, इच्छुक कंपनियों ने एक प्रस्ताव मांगा था। कंपनियों ने क्या मांगा था, एक प्रस्ताव। अब इस प्रस्ताव को क्या किया है कि जो केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है, कौन सा, केंद्रीय
नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा जो मंत्रालय है, उस ऊर्जा मंत्रालय ने इसे अगली सूचना तक क्या कर दिया है, अगली सूचना तक इस पर रोक लगा दी है, स्टॉप कर दिया कि भाई जब तक अगली सूचना कोई नहीं आ जाएगी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव पर, जब तक कोई भी प्रस्ताव आप मांग नहीं सकते हो। इस प्रोग्राम में जो तकनीकी हेल्प करता है वो ध्यान रखना दोस्तों, वर्ल्ड बैंक करता है। कौन करता है? तकनीकी हेल्प इसमें वर्ल्ड बैंक करता है। और ये जो प्रोग्राम है, आपसे पूछे ये प्रोग्राम है क्या, तो आप जवाब देंगे इस प्रोग्राम के लिए कि ये जो प्रोग्राम है वो जो अक्षय ऊर्जा होती है, रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, उस ऊर्जा के संसाधनों को आपस में जोड़ने के लिए एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए भारत द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। मेरा कहने का मतलब यह है, जो जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है ना, तो एक जो अक्षय ऊर्जा में होने वाले जो ऊर्जा संसाधन हैं, कौन से संसाधन, ठीक है, उन संसाधनों को या उन संसाधनों आपस में जोड़ने के लिए, इनको आपस में जोड़ने के लिए भारत के द्वारा आपस में जोड़ने के लिए, जब उन संसाधनों को आपस में जोड़ेंगे तो वैश्विक स्तर पर एक पारिस्थितिकी इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होगा, निर्माण होगा। इसके लिए भारत द्वारा प्रारंभ की गई क्या है, ये एक पहल है कि भाई जो अच्छे ऊर्जा के जो संसाधन हैं, इन अच्छे ऊर्जा के संसाधनों को वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का, ग्लोबल इको सिस्टम का एक माहौल क्रिएट करने के लिए भारत क्या कर रहा है, ऐसी एक पहल को शुरू कर रहा है, जिसका नाम दिया है भारत ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। बोल सकते हो भारत की महात्माकांक्षी या महत्वाकांक्षी सौर परियोजना है। क्या है ये? भारत की महत्वाकांक्षी सौर परियोजना है, जिसमें क्या होगा, या इसके उद्देश्य की या महत्व की बात करें तो जो संसाधनों का उपयोग है उनको उपयोग करेंगे और बुनियादी ढांचे और सौर ऊर्जा के लाभ जो है उनको साझा करने के लिए वैश्विक सहयोग बनाएंगे। कि जो हमारे अच्छे ऊर्जा के संसाधन हैं, हम उन अच्छे ऊर्जा के संसाधन को, मतलब नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन को, जैसे समुद्री तरंगों द्वारा ऊर्जा को बनाना, तो उन संसाधनों को हम यूज करेंगे और उनका जो लाभ होगा उसका वैश्विक स्तर पर साझा करके, सबको साथ में मिला करके, और इसके माहौल को और क्या किया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा और वैश्विक सहयोग इसमें बनाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात यह है कि इसे 3 चरणों में पूरा करने की बात की गई है कि इस प्रोग्राम को 3 चरणों में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। मेरा कहने का मतलब पहले चरण में इसमें क्या लेंगे, फर्स्ट चरण की मैं बात करूं तो इसमें मध्य पूर्वी दक्षिण एशियाई देश, मध्य पूर्वी दक्षिण जो एशिया के देश हैं उनको लेंगे, उसके साथ यहीं पे दक्षिण पूर्वी एशिया देश लेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया देश लेंगे, इनको शामिल किया जाएगा पहले चरण में। सेकंड चरण की अगर हम बात करें तो इसमें अफ्रीका शामिल किया जाएगा। क्या शामिल किया जाएगा? अफ्रीका। और थर्ड फेज में इसे वैश्वीकरण स्तर पर, जो वैश्वीकरण ही एक मुद्दा है इसका, वन वर्ल्ड, तो वैश्वीकरण के प्रति इसको शामिल कर लिया जाएगा, मतलब पूरी योजना को इसका क्या कर देंगे, वैश्वीकरण कर देंगे। अब ये बोला गया है कि ये जो योजना है इसमें आवश्यक जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से बिंदुओं को, आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें शामिल करने की बात की गई है। तो कौन कौन से बिंदुओं को इसमें मतलब एक हेल्प मिलेगी, तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन जो है, जब हम वैश्विक ऊर्जा में ग्लोबल वैश्विक जो रिन्यूएबल एनर्जी पे बात करेंगे, उसका वर्ल्ड पार्टनरशिप और उसमें सबके साथ मिलकर काम करने की बात करेंगे, तो जो हमारा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है इसको मजबूती मिलेगी। दूसरी बात, जो पेरिस समझौता है उसकी प्रतिबद्धता की पूर्ति होगी। जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस समझौता
की प्रतिबद्धता की पूर्ति होगी, ठीक है ना। जो 2015 में COP21 के थ्रू हुआ था पेरिस में। फिर सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। क्या होगी? सतत विकास जो रखा हमने 2015 से 2030 तक, सतत विकास के लक्ष्य की पूर्ति होगी। दूसरी बात, जो हमारी पड़ोस नीति है, वो पड़ोसी प्रथम नीति को मजबूत करना, पड़ोसी प्रथम नीति को मजबूत करना। जैसे हमारे नेबर कंट्री हैं उनमें सॉरी दोस्तों, जो हमारे नेबर कंट्री हैं उनके साथ अपने संबंध को मजबूत कर पाएंगे इसके माध्यम से, उन्हें भी इसमें जोड़ेंगे। नेक्स्ट, जो बहुपक्षवाद है और वैश्वीकरण के प्रति प्रतिबद्धता, बहुपक्षवाद एवं वैश्वीकरण के प्रति प्रतिबद्धता। और ये कह सकते हो कि चीन की आर्थिक मुखरता का मुकाबला करना, और ये कह सकते हो चीन की आर्थिक मुखरता का मुकाबला करना। चीन जो है, तो इसके माध्यम से जब हमारा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन मजबूत होगा और भारत में फिर क्या हो जाएगा, एक बाजार क्रिएट हो जाएगा, एक माहौल क्रिएट हो जाएगा अच्छे ऊर्जा को लेकर के, तब तो हम चीन को भी टक्कर दे पाएंगे। इसमें एक टॉपिक था जिसे हम इंटरनेशनल सौर अलायंस बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, तो थोड़ा सा इसे भी मैं डिस्कस कर देता हूं। ये जो टॉपिक आया है, जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है बच्चों, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी घोषणा COP21 में, इसकी घोषणा की बात करूं तो COP20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 में 2015 में पेरिस में की गई थी। ये बोला गया था कि सौर मतलब अच्छे ऊर्जा पर कोई हम एक संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाएंगे, जिसे लागू किया गया था अक्टूबर 2017 में, नहीं सॉरी दिसंबर 2017 में, या बोल सकते हो 6 दिसंबर 2017 को इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था। जिस समय लागू किया था, इसमें जो देश थे सदस्य देश, वो 121 देश हैं, और हस्ताक्षरकर्ता देशों की बात करें तो हस्ताक्षरकर्ता जो देश अब तक हैं इसमें दोस्तों, तो 54 देश हैं इसमें, अब तक ध्यान रखना। हस्ताक्षरकर्ता देश कितने हैं वर्तमान में इसमें, सदस्य देश इसमें 121, हस्ताक्षरकर्ता देश इसमें 54 हैं, अब तक की बात कर रहा हूं। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, जो इसका उद्देश्य है कि जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है उसको बढ़ाओ और पेट्रोल डीजल और इनकी निर्भरता को क्या करिए, कम करिए। मतलब उद्देश्य की अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो सौर ऊर्जा है उसके उत्पादन को बढ़ावा दो, और जो पेट्रोल और डीजल है उसकी निर्भरता को क्या करिए, कम करिए। इसीलिए इसमें जो 121 देश हैं वो लगभग मतलब पूर्ण या आंशिक रूप से कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के देश हैं। ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का क्षेत्र है, यहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहता है। इसके बाद सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं। ग्लोब नहीं है यानी मैं अभी दिखा देता आपको, ठीक है ना। या हम इसमें बोल सकते हैं, जैसे मैं इसे दिखाऊं, देखो तो ये 0 डिग्री है, इसके 0 डिग्री के बाद देखो ये जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है जिसे हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री साउथ है। ध्यान रखना,
तो इस बीच में सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती है। तो ये सब जो देश हैं, ये सब देश, इन्हीं सभी देशों को, लगभग 121 देशों को इसमें शामिल किया गया है, ध्यान रखना। क्योंकि सोलर ऊर्जा का जो उत्पादन होगा वो तो निश्चित रूप से दोस्तों जहां तक सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष पड़ेंगी वहीं तक हो पाएगा, इसीलिए इन देशों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और ये बोला गया है कि लगभग हम इस सोलर जो ISA जो है उसके माध्यम से 1000 गीगावाट, विश्व भर में 1000 गीगावाट सोलर ऊर्जा का प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, जिसके लिए हम 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर का ISA में निवेश करेंगे। किसके लिए करेंगे? ऊर्जा के उत्पादन के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, भारत में गुरुग्राम में है, ठीक है ना, गुरुग्राम में ध्यान रखना। तो अब हम गुरुग्राम इंडिया में पड़ता है, सबको पता है। तो इसका अंतरराष्ट्रीय संगठन, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्यालय भारत में है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में, तो ये जो है सोलर ग्रिड, इसमें जो OSOG इसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम है, ये आपको खुद देखने में बस बता दे रहा हूं क्या क्या होता है इनके अंदर, ये आप खुद देखोगे। तो एक तो सोलर मिनी ग्रिड कार्यक्रम है, कौन सा है? सोलर मिनी ग्रिड कार्यक्रम। तो कहीं ना कहीं इसमें सोलर ऊर्जा के बारे में ग्रिड, छोटे छोटे ग्रिड बनाने की बात की गई है। दूसरा वर्ल्ड सोलर बैंक, वर्ल्ड सोलर बैंक भी इसमें हेल्पफुल है। तीसरा स्केलिंग सोलर रूफ स्टॉक, स्केलिंग सोलर रूफ स्टॉक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ISA का खुद विस्तार करना, इंडियन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का को एक्सटेंड करना, खुद इसका क्या करना, विस्तार करना, ये इसमें हेल्पफुल होंगे। कुछ इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं, कुछ इससे जुड़े हुए क्या हैं, इशू हैं, जैसे भू राजनीतिक, भारत के लिए भू राजनीतिक रूप से ये काफी हेल्पफुल रहेगा। भारत के लिए ये वैश्वीकरण बनाम विवैश्वीकरण के लिए अच्छा रहेगा, वैश्वीकरण बनाम बेवैश्वीकरण। मेरा कहने का मतलब वर्तमान में कोविड-19 के दौरान वैश्वीकरण टूटता चला जा रहा है, इसीलिए उस उद्देश्य से भी भारत को अपने संबंध अन्य देशों के साथ रखने हैं। तो जो ओग जो है वो बेनिफिट होगा भारत के लिए। नेक्स्ट आर्थिक लाभ देगा भारत को, भाई भारत को इससे क्या होगा, आर्थिक लाभ भी होगा भारत को। और नेक्स्ट तकनीकी रूप से भारत के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि नई तकनीकी इसमें यूज की जाएंगी। वित्तीय रूप से भारत के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट पर्यावरण मुद्दों को लेकर के, पर्यावरण मुद्दों को लेकर के भी भारत के लिए क्या है, ये बेनिफिट है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सृजन। अगला जो टॉपिक है वो है दोस्तों सृजन। सृजन या लिख सकते हो इसे सृजन। तो सृजन की अगर हम बात करें तो ये शुरू किया गया था रक्षा उत्पादन विभाग के द्वारा। अगर इसमें स्टार्ट की बात करें तो ये रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछें ये है क्या तो आप बताओगे ये MOD का एक पोर्टल है। किसका? MOD का एक पोर्टल है। क्या है? पोर्टल है, जो वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है। जो क्या है? वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन, वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है।
अब ये क्या करेगा, जो वेंडर्स होते हैं, जो कंपनी होते हैं, उनको ऐसे सामान की जानकारी देता है जिनका स्वदेशीकरण किया जा सके। कंपनियों को या वेंडर्स कह सकते हैं उनको, वेंडर्स को ऐसे सामान की जानकारी देता है जिनका क्या किया जा सके, जिनका स्वदेशीकरण किया जा सके, स्वदेशीकरण किया जा सके। तो ये सृजन रक्षा उत्पादन विभाग ने, इसीलिए मेरा कहने का मतलब जो डिफेंस से संबंधित जो भी मतलब टूल्स बनाए जाएंगे उनका स्वदेशीकरण कैसे हो, उसके लिए क्या किया गया था, रक्षा मंत्रालय विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो स्वास्थ्य पोर्टल, अगला जो टॉपिक है हमारा वो स्वास्थ्य पोर्टल है। स्वास्थ्य, अब ये स्वास्थ्य पोर्टल क्या है, तो ये अनावृत किया था जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, इसे अनावृत किया गया था, अनावृत जनजातीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। यह क्या है, यह एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। दूसरी बात यह है कि इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो जनजाति हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा। मतलब यहाँ पर इस पोर्टल पर जो जनजाति हैं उन जनजातियों के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जो सभी जानकारी है, फुल इंफॉर्मेशन कहां से प्राप्त कर सकते हो, वो स्वास्थ्य पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। और ये जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के एक उत्कृष्टता केंद्र के द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। जनजातीय मंत्रालय का कोई उत्कृष्टता जो केंद्र होगा उसके द्वारा इसे मैनेजमेंट इस पोर्टल को किया जाएगा। लेकिन वो जो केंद्र है वो स्वास्थ्य एवं पोषण के विषय में ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, उसे स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी चर्चा में है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अगर बारे में बात करें तो ये क्या है, एक जन स्वास्थ्य सेवा बीमा कार्यक्रम है। क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है एक कार्यक्रम है हमारे यहाँ, जन स्वास्थ्य एवं बीमा कार्यक्रम। कौन सा, जन स्वास्थ्य एवं बीमा कार्यक्रम जो अंतर्गत आता है, जिसके बात करें किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आता है। तो क्या है, अभी क्या किया गया है कि जो नेशनल स्वास्थ्य प्राधिकरण है, आयुष्मान भारत आरोग्य जो योजना है ये इसके प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। ध्यान रखना, जो जन स्वास्थ्य एवं बीमा कार्यक्रम भी है। इसके प्रशासन की अगर बात करें तो पहले मैं इसकी बात करता हूं, यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के स्थान पर लाया गया था। अगर इसके बारे में बात करें तो ये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी, एक पहले, इससे पहले क्या थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी थी। उसके स्थान पर क्या बनाया गया, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को बनाया गया था, जो 23 मई 2018 तक एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कार्य कर रही थी। कब तक काम किया था इसने, 23 मई
2018 तक किसके रूप में? एक पंजीकृत कार्यशील संस्था के रूप में। लेकिन उसके बाद अब क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बना दिया गया। इसका प्रशासन एक प्रशासी बोर्ड करता है जिसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। ध्यान रखना, प्रशासन जो करता है इसका वो एक प्रशासी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारा जया जेटली टास्क फोर्स। जया जेटली जो टास्क फोर्स है वो बनाई गई है दोस्तों, जया जेटली टास्क फोर्स। ध्यान रखना, अभी क्या है भारत में जो मातृ मृत्यु दर है वो काफी अधिक है। मातृत्व जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा है एवरेज से, वैश्विक एवरेज से। इस मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए, लेस करने के लिए जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जया जेटली इसके अध्यक्ष हैं। इनका उद्देश्य ये है, इन्होंने ये बताया कि मातृत्व दर को हम कम कैसे कर सकते हैं कि जो वर्तमान में लड़की की जो शादी की एज 18 साल है और लड़का की 21 साल है। अब क्या किया जाए, लड़की की एज भी कितनी कर दी जाए? 21 साल कर दी जाए। लड़की की शादी की एज जब थोड़ा ज्यादा होगी तो लड़की ज्यादा समझदार होगी, ठीक है ना, उसे 21 कर दिया जाए। दूसरी बात ये भी समीक्षा करेगी कि मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से जो मातृत्व की उम्र है उस उम्र को बदलाव निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये भी फोकस करने की बात की है इसलिए कि जो लड़कियां हैं उनको उच्च शिक्षा प्रोवाइड होनी चाहिए। लड़कियों को जब उच्च शिक्षा प्रोवाइड होगी तो वो स्वास्थ्य के बारे में बेहद अच्छे से जानकारी कर पाएंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 15 अगस्त 2020 की इसकी घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसकी अगर घोषणा की बात करें तो 15 अगस्त 2020 को की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत क्या होगा? प्रत्येक भारतीय होगा, किसको? भारतीय को प्रत्येक एक हेल्थ आईडी, क्या? एक हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी और उस हेल्थ आईडी से व्यक्ति की जो पिछली जो चिकित्सा से संबंधित स्थिति या उपचार और निदान से संबंधित जो भी जानकारी थी, मतलब स्थिति, उसकी चिकित्सा स्थिति या उपचार से संबंधित जो भी जानकारी हैं वो जानकारी इसके अंतर्गत होगी, या उसका निदान से संबंधित उपचार कर सकते हो या उसके निदान कैसे किया जाएगा, कौन सी बीमारी की क्या स्थिति है, ये उसका उपचार और उसका निदान कैसे किया जाएगा, ये सब जानकारी किसमें होंगी? उस हेल्थ आईडी में होंगी जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को प्रोवाइड कराई जाएगी। तब क्या होगा इससे लाभ कि देश में कहीं वो अपना इलाज के लिए जा सकता है जिसके लिए उसे किसी भी जांच रिपोर्ट की या पर्ची की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं भी चला जाएगा इसके थ्रू, ठीक है ना, क्योंकि सभी जानकारी जो हेल्थ कार्ड दिया गया है उस हेल्थ कार्ड में ही उसे मिल जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉम्बिनेट एडिनो वायरस वैक्सीन। जो चाइना ने इस पे इसका आविष्कार किया है और इस पर पहला पेटेंट प्राप्त किया है। रिकॉम्बिनेट एडिनो वायरस वैक्सीन, एडिनो वायरस वैक्सीन। तो इसे चाइना ने बनाया है, चाहो तो इसे लिख सकते हो AD5N-को, इसका एक शॉर्ट नाम है AD5N-को, ध्यान रख N-को, ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने किया है? तो आविष्कार किया है
चाइना ने, और इस पर चाइना ने पहला पेटेंट भी प्राप्त किया है, ध्यान रखना। पेटेंट WTO के अंतर्गत एजेंसी द्वारा दिया जाता है। तो चीन ने पहला आविष्कारक पेटेंट प्राप्त किया है, और इसे आविष्कार किया है चीन की सेना ने, और बायो फार्मास्यूटिकल एक फर्म है, किसने? चीन की सेना जो स्वास्थ्य से संबंधित है, और बायो फार्मास्यूटिकल फर्म, बायो फार्मास्यूटिकल फर्म। अगर इसके नाम की बात करोगे तो कैनसिनो बायोलॉजिक इंक, कैनसिनो बायोलॉजिक, कैनसिनो बायोलॉजिक्स इंक, बायोलॉजिक्स INC, ये फर्म है। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है? इसे बनाया है, इसका आविष्कार किया है। इसके नेतृत्व की बात करें तो इस सेना के ही, चीन की जो सेना के एक संक्रामक विशेषज्ञ है चेन वेई। इसके अगर नेतृत्व की बात करें तो चीन सेना के एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, रोग विशेषज्ञ, जिनका नाम है चेन वेई। क्या नाम है? चेन वेई। तो इन चेन वेई ने इसका नेतृत्व किया है, और इन दोनों ने मिल करके इसका आविष्कार किया है, और ये बता रहे हैं कि इस साल के आखिरी तक हम इसे क्या कर देंगे? लॉन्च कर देंगे। तो रिकॉम्बिनेंट एडिनोवायरस वैक्सीन पर पहला पेटेंट पाने वाला देश जो है वो चीन है, ध्यान रखना। ऐसी बात नहीं है अन्य देश विकसित नहीं कर रहे इस वैक्सीन को, भारत भी इसे विकसित कर रहा है। भारत की भी 3 कंपनी इसमें काम कर रही है, ध्यान रखना। भारत की भी 3 कंपनी वैक्सीन विकसित करने में काम कर रही है, जिसमें भारत बायोटेक, एक कौन सी है? भारत बायोटेक लिमिटेड, भारत बायोटेक जो है वो कोवैक्सीन के नाम से विकसित कर रही है, कोवैक्सीन के नाम से विकसित कर रही है। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक है भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये ऑक्सफोर्ड, ये अकेली नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक जिनका के साथ मिलकर के वैक्सीन कर रही है, जिस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। क्या नाम है? कोविशील्ड। या इसके अगर शॉर्ट नेम की बात करोगे तो AZD1222, ठीक है, ये इसका नाम है। अगर एक कंपनी है भारत की जिसका नाम है जायडस कैडिला, ये कंपनी अलग अलग स्तर पर क्या कर रही है? कोविड-19 की वैक्सीन को भी विकसित कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है केवल चाइना ने किया है। एक चीन की कंपनी है जिसका रूस ने विकसित जो की है जिस वैक्सीन, उसने भी दावा किया है भाई हमने विकसित की है, उसका नाम है स्पुतनिक 5। ये वैक्सीन कौन विकसित कर रहा है? रूस विकसित कर रहा है, ठीक है। तो ये अन्य देश भी कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है, ब्रिटेन भी कर रहा है, इस पर विभिन्न देश काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वो है डार्क नेट। तो डार्क नेट को पढ़ते हैं। डार्क नेट चर्चा में क्यों है? तो भारत ने भी क्या है, विकसित देशों के साथ एक वर्किंग ग्रुप था, एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप। चर्चा की अगर हम इसकी बात करें, भारत ने ब्रिक्स देश के साथ एक ग्रुप था, एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप्स, एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप। इस ग्रुप का एक सम्मेलन था, वेबिनार सम्मेलन। ये वेबिनार जो सम्मेलन था, चौथा सम्मेलन चल रहा था इसका, 4th सम्मेलन। और कहां पे चल रहा था? रूस में चल रहा था, ध्यान रखना। और रूस में और भारत की ओर से भी यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शामिल हुआ था। भारत की ओर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB,
इसमें भाग लिया था, ठीक है ना। तब क्या किया था कि उस सम्मेलन के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी, उस सम्मेलन के दौरान क्या हुआ था, जो मादक पदार्थ हैं, मादक पदार्थों की तस्करी हेतु जो डार्क नेट और आधुनिक तकनीकी का जो दुरुपयोग है, डार्क नेट प्लस आधुनिक तकनीकी के दुरुपयोग पर क्या की थी, चर्चा की थी। मेरा कहने का मतलब है भारत और ब्रिक्स देश, भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक ग्रुप था उसका एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप, उसका एक वेबिनार सम्मेलन चल रहा था, चौथा सम्मेलन था जो रूस में चल रहा था। वहाँ भारत का एनसीबी भी शामिल हुआ था, ठीक है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी शामिल हुआ था। वहाँ चर्चा ये की गई थी कि जो मादक पदार्थों की तस्करी है उसमें यूज होने वाले जो डार्क नेट हैं और विभिन्न प्रकार की तकनीकी इनका दुरुपयोग होता है, उस दुरुपयोग के बारे में चर्चा की गई थी कि भाई इस दुरुपयोग से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वैश्विक स्तर पर। अब आप बात करोगे कि ये डार्क नेट होता क्या है। जब डार्क नेट शब्द की यूज किया था तो ये डार्क नेट होता क्या है ये भी तो पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ऑनलाइन हमारे विभिन्न प्रकार की साइटें हैं, इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट हैं जो आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली होती हैं। इंटरनेट पर कई वेबसाइट हैं जो आमतौर पर जनरली क्या की जाती हैं, जनरली यूज की जाती हैं, जैसे गूगल की जाती, नहीं की जाती, गूगल की जाती है, बिंग्स की जाती है, सर्च इंजन किए जाते हैं, अन्य सर्च इंजनों के बारे में बात करें, या हम बोल सकते हैं सामान्य ब्राउजिंग, ये यूज किए जाते हैं। इनके दायरे से परे जो होती हैं, इनके दायरे से परे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डार्क नेट कहते हैं। जनरली वेबसाइट जो हमारी इंटरनेट पर यूज की जाती हैं, सामान्य हर कोई यूज करता है, उनसे परे जो वेबसाइट होती हैं उन्हीं को हम डार्क नेट कहते हैं, या हम इसे डीप नेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसे हम डीप नेट भी कहते हैं। नेक्स्ट थोड़ा ब्रिक्स टॉपिक आया है तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इन ब्रिक्स में देश ही ब्राजील, रसिया, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका, ये 5 देश इसमें। शुरू में इसमें 4 देश थे, 2010 से पहले इसमें 4 देश थे। इसके पहले सम्मेलन की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट सम्मेलन जो था दोस्तों वो वर्ष 2009 में हुआ था और ये रसिया में हुआ था। रसिया का एक शहर था जिसका नाम था येकातेरिनबर्ग। रूस का एक शहर था, क्या था, एक शहर, इसका नाम था येकातेरिनबर्ग। इसमें हुआ था पहला। इसके बारे में अगर यूं के साहब इसका सुझाव पहली बार किसने दिया था, है ना, तो वर्ष 2001 में एक संस्था थी, क्या थी, एक संस्था जिसका नाम था गोल्डमैन सैक्स। इस संस्था के एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था जिम ओ नील। क्या नाम था, जिम ओ नील। उन्होंने इसके बारे में, डबल एल है ये, उन्होंने इसके बारे में सुझाव दिया था। ये जो बैठक है दोस्तों इसी में 2009 में पहली बार हुई थी। 2010 की बैठक में दक्षिणी अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था। 2010 से पहले इसे ब्रिक कहते थे, क्या कहते थे, BRIC। और 2010 की बैठक में इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल करके इसे क्या बना दिया, इसे बना दिया
BRICS मतलब ब्रिक्स इसे बना दिया। ये जो बैठक होती है दोस्तों प्रतिवर्ष होती है। क्या होती है? हर साल ये बैठक होती है और इस बैठक में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक वैश्विक स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सहयोग की बात की जाती है। ये देश आपस में मिलकर के राजनीतिक, सामाजिक एवं वैश्विक सहयोग की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सहयोग की बात करती है। इसकी जो अध्यक्षता है वो प्रतिवर्ष बदलती है। अध्यक्षता प्रतिवर्ष बदलती है और वो इस रूप से की जाती है। जैसे ये ब्रिक्स है तो पहले ब्राजील को मिल गई, उसके बाद रूस को मिलेगी, फिर इंडिया को, फिर चाइना को, फिर साउथ अफ्रीका को, फिर से ब्राजील, रूस, इंडिया, और ये इस तरीके से चक्रीय क्रम में चलती रहती है ब्रिक्स के नाम के अनुसार। और इसमें क्या होता है कि मेन बैठक के अलावा भिन्न भिन्न तरीके की बैठक भी की जाती है। इनमें कुछ क्षेत्रीय बैठक होती है बच्चों, इनमें कुछ क्षेत्रीय बैठक होती हैं और उन ऐसा नहीं है प्रत्येक वर्ष एक मेन बैठक होती है, उसके बाद में बच्चों कुछ क्षेत्रीय बैठक होती हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जाता है कि अब तक 100 समथिंग ब्रिक्स की बैठक हो गई है। अब तक 100 समथिंग बैठक हो चुकी हैं। तो इसमें हमने कहा था तुमसे कि ये जो प्रमुख बैठक है वो तो होती ही होती है प्रत्येक साल, उसके साथ साथ कुछ क्षेत्रीय बैठकें होती हैं। और हम इसमें कार्यक्रम के बारे में बात करें तो इसमें 3 ट्रैक होते हैं, मतलब सहयोग कार्यक्रम के 3 ट्रैक होते हैं, उन 3 ट्रैक पर बातें होती हैं। तो जैसे 3 ट्रैक क्या होती हैं उसे भी देख लेते हैं हम एक बार। जैसे ट्रैक फर्स्ट, स्तर भी बोल सकते हैं, कई स्तरों में बैठकें होती हैं इस तरीके से। ट्रैक फर्स्ट, ट्रैक सेकंड और ट्रैक थर्ड। तो हम इसमें ट्रैक फर्स्ट की बात करें तो ट्रैक फर्स्ट में जो बात होती है वो संबंधित देशों के बीच औपचारिक एवं कूटनीतिक कार्यकलाप होते हैं। संबंधित देशों के बीच औपचारिक एवं कूटनीतिक कार्यकलाप होते हैं। ये ट्रैक फर्स्ट में बातें होती हैं। ट्रैक सेकंड की बात करूं तो सरकार से संबंधित जो संस्थाएं होती हैं, सरकारी उपक्रम एवं व्यावसायिक परिषद के अध्ययन से संबंधित वो कार्य होते हैं। सरकार से संबंधित संस्थाएं, सरकार से संबद्ध क्या संस्था, जैसे सरकारी उपक्रम, व्यावसायिक परिषद, इनके माध्यम से कार्यक्रम किए जाते हैं। मैं टैग थर्ड में बात करूं तो जो सिविल सोसाइटी के साथ जन से जन के स्तर पर कार्यक्रम किए जाते हैं। किसके साथ? सिविल सोसाइटी के साथ जन से जन के स्तर पर कार्यकलाप किए जाते हैं। तो ये था ब्रिक्स के बारे में, हमने थोड़ा सा आपको डिस्कस किया जो बेहद जरूरी है, कभी भी क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल फ्लैग भी थोड़ा चर्चा में रहा है और नेशनल फ्लैग इसीलिए चर्चा में रहा है कि सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय जो झंडा था वो 7 अगस्त 1906 को, अगर मैं नेशनल फ्लैग की बात करूं तो 7 अगस्त की वजह से चर्चा में है ये। अभी 7 अगस्त 1904 को पहली बार भारत का पहला जो फ्लैग फहराया गया था वो कलकत्ता में फहराया गया था। जिसका जो जगह थी उसका नाम था पारसी बागान स्क्वायर। और इसे हम ग्रीन पार्क भी कहते थे। यहां फहराया था, ये तो देश के अंदर पहली बार फहराया गया था। अगर यही हम बात करें कि देश से बाहर, तो मैडम जी भीकाजी और जो कुछ जो निर्वासित जो क्रांतिकारी थे, मैडम भीकाजी, कुछ निर्वासित
क्रांतिकारी थे, उन्होंने मिलकर के जर्मनी में पहली बार 1907 में देश से बाहर नेशनल फ्लैग को फहराया था। तो ये 7 अगस्त की वजह से दोस्तों चर्चा में रहा है, इसीलिए हमने इसे आपको पढ़ाने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो मार्थोमैन जैकोबाइट सीरियन कैथेड्रल चर्च है। इस चर्च में विवाद चल रहा है कुछ रूढ़िवादियों को लेकर के, जिसको लेकर के केरल का जो एर्नाकुलम जिला प्रशासन है उसने अपने कब्जे में ले लिया है इस चर्च को। तो टॉपिक है हमारा मार्थोमैन जैकोबाइट सीरियन कैथेड्रल चर्च। तो ये चर्चा में इसीलिए है कि केरल के, अगर चर्चा में बात करें तो केरल के एर्नाकुलम जो जिला प्रशासन है, उस जिला प्रशासन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। अब आप कहोगे कि भाई अपने कब्जे में क्यों लिया है? तो ये इसीलिए लिया है कि जैकोबाइट दूसरा रूढ़िवादी ये जो गुट हैं, इन गुटों में इसे लेकर के आपस में विवाद चलता रहता है। तो वैसे तो इसमें 3 गुट हैं, तो तीसरा गुट है इसमें, वो है मारथोमा चर्च। विवाद क्या है? जैकोबाइट क्या है? ये एंटियोक मतलब सीरिया, ये लोग सीरिया या एंटियोक सीरिया के पितामह को अपना मुखिया स्वीकार करते हैं जैकोबाइट, जबकि रूढ़िवादी जो हैं वो कहते हैं कि ये एक स्वतः स्फूर्त चर्च है और ये अपना मूल स्थान भारत को मानते हैं। मूल स्थान क्या मानते हैं? भारत को। और कहते हैं ये स्वतः स्फूर्त क्या है? एक चर्च है। जबकि अब मारथोमा की बात करूं तो ये कहते हैं कि ये एक स्वयं भू चर्च है। क्या है? ये एक स्वयं भू चर्च है। तो इन सब बातों को लेकर के आपस में इनके बीच क्या होता है? टकराव होता रहता है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो 12वीं सदी के लगभग आसपास इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी के आसपास इसकी स्थापना केरल के एर्नाकुलम में हुई थी। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। और ये पूरा चर्च जो है वो गौथिक वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। किसका? गौथिक वास्तुकला। और गौथिक वास्तुकला आप जानते ही हो कि गौथिक वास्तुकला यूरोप के मध्यकाल में प्रचलित थी। किसका उदाहरण आपसे पूछें तो गौथिक वास्तुकला मतलब मकान वगैरह ये सब स्ट्रक्चर को बनाना ही वास्तुकला कहलाता है। तो गौथिक वास्तुकला किसका उदाहरण थी? यूरोप के उत्तर मध्य काल में प्रचलित थी। क्या थी ये? यूरोप के उत्तर मध्य काल में कौन ये कला क्या थी? अपने प्रचलन में थी। और यह रोमन वास्तुकला से जन्मी थी। ध्यान रखना, रोमनेस्क। किससे? रोमनेस्क वास्तुकला से क्या थी? रोमनेस्क वास्तुकला से ये जन्मी थी, उत्पन्न हुई थी। तो इस बात को लेकर के भी चर्चा में रहा। नेक्स्ट है डेथ वैली। डेथ वैली सबको पता है, यूएसए का एक देश है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया की एक घाटी है ये डेथ वैली। क्या है? डेथ वैली। तो ये कहां है? यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित एक घाटी। यूएसए के कैलिफोर्निया मतलब पश्चिम में ये कैलिफोर्निया स्थित एक घाटी। क्या है? एक घाटी है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसीलिए कि हाल में इसका जो तापमान था, चर्चा में इसीलिए कि इसका हाल में तापमान मेजर किया है, वो तापमान 130
हाइट मेजर किया गया लगभग 54.4 डिग्री सेल्सियस, जो अब तक का रिकॉर्ड टेम्परेचर है। इसे हम शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब आप पूछोगे कि ये रिफ्ट घाटी क्या होती हैं, तो ये वैसे तो ज्योग्राफी में पढ़ाई जाएगी, काफी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा वहां, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। जैसे कोई दो स्थान, ये तो यथावत रहेंगे। कैसे रहेंगे? यथावत रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन इनके मध्य का जो स्थान है वो नीचे की ओर धंस जाता है, नीचे की ओर धंस जाता है। जैसे बॉस्जिस पर्वत के आसपास बनी हुई घाटी, तो यही घाटी कहलाती है रिफ्ट घाटी। ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं रिफ्ट घाटी। तो ये आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में भी हमने बता दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक प्रोग्राम है सार्थक। एक प्रोग्राम है सार्थक, ध्यान रखना। सार्थक प्रोग्राम जो है वो भारतीय तटरक्षक बल के लिए लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और ये क्या करेगा कि अपतटीय गश्ती पोत है। ये क्या है? एक अपतटीय गश्ती पोत है। तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल। तो है क्या ये? एक अपतटीय गश्ती पोत, मतलब ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ऑफशोर पेट्रोल वेसल मतलब पोत। अब हम भारत में अपतटीय गश्ती पोत की बात करें तो ये चौथे नंबर पर आता है। ये किस नंबर पर आता है? ये 4th नंबर की क्वालिटी वाला एक अपतटीय गश्ती पोत है। अभी क्या था कि भारतीय तटरक्षक जहाज जो है उसका लॉन्चिंग समारोह हुआ था, और वो हुआ था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय तटरक्षक लॉन्चिंग समारोह गोवा किसके लिए हुआ था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड शिप बनाती है, ये ध्यान रखना, कंपनी है। कहां पे हुआ था ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इस चीज को याद रखोगे। कहां पे हुआ था ये समारोह जो हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था। किसके? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। न्यू दिल्ली में जो तटरक्षक मुख्यालय है, न्यू दिल्ली में कहा जो तटरक्षक का जो हेडक्वार्टर है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया था। ठीक है ना। अब ये बोला गया है कि ये जो अपतटीय गश्ती पोर्ट है वो मेक इन इंडिया के तहत डिजाइन किया गया है। किसके तहत? मेक इन इंडिया के तहत। तो इसका मतलब स्वदेशी है ये। इसको मेक इन इंडिया के तहत डिजाइन किया गया। इसका मतलब ये क्या है? ये स्वदेशी है, निश्चित रूप से ये स्वदेशी है। अब क्या है कि ये किस चीज के लिए और ज्यादा वो रहता है कि ये जो राष्ट्र के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए बेनिफिशियल होगा। तेल रिसाव प्रदूषण से निपटने के लिए, तेल रिसाव जो प्रदूषण है उससे निपटने के लिए सीमित प्रदूषण प्रक्रिया उपकरण ले जाने में सक्षम है। कि जो तेल रिसाव होता है उससे निपटने के लिए जो सीमित जो टूल्स हैं, उपकरण हैं, जो समुद्र के अंदर जो प्रदूषण फैलाते हैं तेल के रिसाव के कारण, उनकी प्रतिक्रिया के उपकरण को ले जाने में क्या है? ये सक्षम है कि भाई तेल का जैसे ही रिसाव होगा उनको रोकने के लिए जो भी उपकरण की जरूरत पड़ेगी उनको समुद्र में ले जाने के लिए क्या है? ये सक्षम है। ठीक है ना। दूसरी बात, ये अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र है उसकी निगरानी करेगा। क्या करेगा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो लगभग 200 नॉटिकल मील की दूरी होती है। जैसे मान के चलिए ये इंडिया है, इससे 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यहां तक भारत अपनी आर्थिक गतिविधियां कर सकता है, मछली पकड़वाना और ऊर्जा से संबंधित रिसोर्स के बारे में। तो इस क्षेत्र की निगरानी के लिए और तटीय सुरक्षा की निगरानी के लिए इस चीज को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, अगर अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें
तो मैंने बताई थी ये बेस लाइन से, मान के चलो ये एक बेस लाइन है, ऐसे करके ये भारत का सीमा है, तो ये एक बेस लाइन खींच लेंगे। जैसे बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील के बीच का क्षेत्र होता है उसे हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधन की यहाँ छूट होती है, उनकी खोज कर सकता है, दोहन कर सकता है और प्रबंधन कर सकता है। जो भी प्राकृतिक संसाधन है इस क्षेत्र में उनकी खोज कर सकता है, दोहन कर सकता है, हमारी नहीं आ रही, और यूज कर सकता है। उसका संप्रभु अधिकार होता है उस देश के पास, प्रबंधन मैनेजमेंट कर सकता है उसका, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा SPT 0418 मिल्की वे। SPT 0418 बेबी मिल्की वे। अब ये क्या है कि हमारी जो आकाश गंगा है मिल्की वे, हमारी आकाश गंगा जो है मिल्की वे, उसी की तरह जो लगभग 12 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। क्या है? 12 मिलियन प्रकाश वर्ष। दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी किसमें मेजर की जाती है? प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और ये जो आकाश गंगा है वो सुनहरे प्रभामंडल वाली है। कैसी है? सुनहरे प्रभाव मंडल वाली आकाश गंगा। किसकी तरह दिखती है? मिल्की वे पृथ्वी की क्या है? आकाश, हमारी सौरमंडल की आकाश गंगा। इसे ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो अभी क्या है, इसकी जो खोज की है वो यूरोपियन दक्षिण वेधशाला ने की है। इसकी खोज में जो शामिल हैं वो यूरोपियन दक्षिण वेधशाला इसकी खोज में शामिल हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह शिशु तारा प्रणाली ब्रह्मांड के बारे में प्रारंभिक वर्षों में किए गए विश्लेषण को चुनौती देती है। जो शिशु तारा प्रभामंडल था, ब्रह्मांड के बारे में जो जानकारी इकट्ठी कर रहे थे प्रारंभिक वर्षों में, उसके विश्लेषण को क्या देती है? चुनौती देती है। अब हम बात करें यूरोपियन दक्षिण वेधशाला की, तो इसके अनुसार प्रकाश वर्ष की पृथ्वी से इसने ये बोला था कि उस आकाश गंगा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में अरबों वर्ष लग जाएंगे। ये किसने बोला था? यूरोपियन दक्षिण वेधशाला ने बोला था, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इससे ये साबित हो रहा है कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें आज भी आकाश गंगाएं जो हैं वो बन रही हैं, सृजित हो रही हैं। इनके अनुसार जब ब्रह्मांड की आयु 1.4 वर्ष थी तब भी आकाश गंगाएं थी। मतलब ये बोलते हैं जब जो ब्रह्मांड 1.4 अरब वर्ष का था तब भी क्या थी? तब भी आकाश गंगा थी। ध्यान रखना, ठीक है ना। ये पूछ लेगा क्या है, तो ये हमारे मिल्की वे की तरह ही एक सुनहरे रंग वाली या सुनहरे प्रभाव मंडल वाली आकाश गंगा है, ठीक है ना। किसने खोज की? यूरोपियन दक्षिणी वेधशाला ने। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि मेघ। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार और विश्व बैंक ने इसकी क्या की है? स्थापना की है, ठीक है ना। तो के द्वारा इसकी क्या की गई? स्थापना। उद्देश्य इसका यह है कि महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनकी रक्षा करना। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो महत्वपूर्ण आंकड़ों की रक्षा करना कृषि मेघ का क्या है? कृषि मेघ का उद्देश्य है। इसे स्थापित किसने किया था? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में इसे क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। तो इसे स्थापित कहाँ किया जाएगा? स्थापित, अगर आप पूछें कहाँ इसे स्थापित किया जाएगा तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में इसे क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। बोल सकते हो नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर
ऑफ रिसर्च मैनेजमेंट, नारम, ऐसे बोल सकते हो, नारम, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च मैनेजमेंट में से स्थापित किया जाएगा। बात आती है सॉरी दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो हैं उन्होंने आभासी तरीके से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ डाटा रिकवरी जो सेंटर है, डाटा रिकवरी जो सेंटर है उसमें कृषि मेघ की क्या की है, शुरुआत की है। किस किस के साथ मिलकर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, किस तरीके से, आभासी तरीके से, कौन था साथ में, एकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और किसमें, डाटा रिकवरी सेंटर में, ठीक है ना। स्थापना में इसमें राष्ट्रीय कृषि उच्च प्रणाली परियोजना के तहत किया गया, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा प्रणाली परियोजना के तहत इसकी स्थापना की गई है। तो भारत सरकार की एक सिस्टम परियोजना चल रही है जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, राष्ट्रीय कृषि से संबंधित कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, उच्च शिक्षा प्रणाली परियोजना, इसके तहत इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। पूछे ये क्या है, तो ये भारत सरकार और डब्ल्यू बैंक द्वारा वित्त पोषित एक नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक उच्च गुणवत्ता प्रणाली प्रदान करती है। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि भारत सरकार प्लस वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार प्लस वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या है, ये वित्त पोषित है। उद्देश्य क्या है इसका, कि नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसके अनुरूप हमारी जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अनुरूप जो उच्च शिक्षा, उच्च गुणवत्ता शिक्षा है उसके अनुरूप जो उच्च गुणवत्ता शिक्षा को प्रदान करना, इसका क्या है, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा प्रणाली परियोजना का उद्देश्य है, ठीक है ना। और हम वर्तमान में एकर के डेटा सेंटर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखना। और वहीं में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी के कार्यालय की बात करूं तो ये हैदराबाद में है। एकर का डेटा सेंटर न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखना। और वहीं अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी का तो इसका हैदराबाद में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वहीं आपसे बात की जाएगी भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में ये जो एकर है, ये एकर की एक अग्रणी संस्था है जिसकी स्थापना की थी 1930 में, ठीक है ना। तो आपसे अगर बात करें कि भारतीय कृषि जो सांख्यिकी अनुसंधान है, अनुसंधान परिषद है, ये एकर के एक एकर जो है ICAR जो है उसकी एक अग्रणी संस्था है। कौन, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान, जिसका स्थापना जो है 1930 में की गई थी, ध्यान रखना। तब इसे हम बोलते थे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है ना। बाद में इसे भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संगठन बोला गया था, ठीक है ना। अब इसका महत्व क्या है, कृषि मेघ का महत्व क्या है, तो हमने कही थी कि उच्च शिक्षा से संबंधित है। अब यहाँ बात कृषि की चल रही है, एग्रीकल्चर की, कृषि मेघ की बात कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करेगा। ये महत्व की अगर बात करें तो कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करेगा, जो रिस्क है उसे क्या करेगा, कम करेगा, गुणवत्ता को बढ़ाएगा, कृषि की गुणवत्ता को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ई प्रशासन की उपलब्धता तक पहुंच करेगा। जो ई प्रशासन है उपलब्धता तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा, विस्तार एवं शिक्षा को आगे बढ़ाएगा। जो शिक्षा है कृषि से संबंध उसका क्या करेगा, विस्तार करेगा। फलों की परिपक्वता मतलब पकने से संबंधित जानकारी जुटाएगा, जो फल हैं उनकी फल की परिपक्वता पर ध्यान देगा। पशुओं को होने वाले जो रोग हैं उनकी पहचान करेगा, ठीक है ना। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि यह शोधकर्ता एवं छात्रों के नीति निर्माताओं के लिए कृषि एवं अनुसंधान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। कौन कौन, मतलब एक शोधकर्ता
एक छात्र और एक नीति निर्माताओं के लिए अनुसंधान से संबंधित जो जानकारी है उसे क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही, और नेक्स्ट मिलते हैं अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद और जय भारत।